बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 वेव्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल वेव्स अंडरगो प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ट्वाइस दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, एक्सप्लेन योर आंसर। इस क्वेश्चन में बताया क्या गया है और पूछा गया है, सबसे पहले आपको वह एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो आइडेंटिकल वेव्स हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म कर रही हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर और पहली वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर आ जाता है, जिसके नतीजे में वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। तो ये बात बताई गई है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है दो आइडेंटिकल वेव्स की वजह से। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, is the resultant intensity twice that of individual waves। जो resultant intensity होगी वो individual waves का डबल हो जाएगी। एक्सप्लेन करना है इसको। तो सिंपली सबसे पहली बात, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्या है, और वो ये डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर आ जाए तो इन दोनों के नतीजे में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और रिजल्ट क्या निकलता है कि वेव का एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, यानी कि इसकी निस्बत और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ये अगर 2 है ये भी 2 है तो ये 4 हो जाता है। एम्पलीट्यूड क्या कर जाता है, डबल हो जाता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इंटेंसिटी जो है वो इंडिविजुअल वेव की निस्बत कितनी हो जाएगी। तो अगर हम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन देखें तो हमारे पास ये आता है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अब अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने इसके रिजल्ट के तौर पर देखा था कि जो रिजल्टेंट वेव आती है उसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है इंडिविजुअल वेव की निस्बत। जब एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी इंटेंसिटी ओरिजिनल वेव की निस्बत। इस वजह से जो इंटेंसिटी है वो ट्वाइस नहीं होगी बल्कि 4 टाइम्स इंडिविजुअल वेव की निस्बत इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्कुलर वाटर वेव्स डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड एज दे मूव अवे फ्रॉम वेयर अ रॉक इज ड्रॉप्ड, एक्सप्लेन व्हाई। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर पानी में पत्थर फेंकें तो उस पत्थर की वजह से जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो वेव्स जब फैलती हैं तो जितना डिस्टेंस उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे पत्थर फेंका गया है ज्यादा होता जाता है, उतना क्या होता जाता है, वाटर वेव्स का एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाता है। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि जहां पे स्टोन फेंका जाता है उस स्टोन की वजह से जो वेव्स क्रिएट होती हैं तो जो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाता है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन सिंपल सी ये है कि जब वाटर वेव्स आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, वो भी स्प्रेड कर जाती है लार्ज एरिया पे। तो जो वेव्स हैं वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेव फ्रंट के अक्रॉस, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। जितना उस पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा उतना एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा। और ये देखा भी गया है कि जो एम्पलीट्यूड है वो टाइपिकली डिक्रीज करता है प्रोपोर्शनली टू द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। एम्पलीट्यूड जो है वो कितना डिक्रीज करता है, प्रोपोर्शनली टू इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। जिस पॉइंट पे पत्थर फेंका गया था उस पॉइंट से इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। दिस स्प्रेडिंग इफेक्ट कॉजेज द डायमेंशनिंग एम्पलीट्यूड। अब ये जो होता है, जो वेव्स स्प्रेड कर रही हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दरमियान क्या डिफरेंस है वो हमने बताना है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होता है जब वेव्स इन फेज हो।
जब दो वेव्स इन फेज आपस में आकर मिलें तो उसके नतीजे में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब दो वेव्स आउट ऑफ फेज हो यानी कि फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में रिजल्ट्स इन ए वेव विद लार्जर एम्पलीट्यूड, जो वेव बनेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में जो रिजल्ट आता है वेव का वो वेव रिड्यूस हो जाती है या उसका एम्पलीट्यूड जीरो भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में रिजल्टेंट वेव्स के जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में रिजल्टेंट वेव जो आती है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती है या इवन कैंसल आउट भी हो जाती है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एग्जांपल क्या है? जब दो स्पीकर्स प्ले कर रहे हो सेम ट्यून इन सिंक देन प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड। जब दो स्पीकर्स हैं और वो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके नतीजे में लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एग्जांपल क्या है? नॉन कैंसलिंग हेडफोन, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, ऐसे हेडफोन्स होते हैं जो कि नॉइस को कैंसिल कर देते हैं। उन हेडफोन्स का इस्तेमाल करके हम अनवांटेड साउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डायग्राम ये आपको दिखाई दे रही है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डायग्राम ये है। जब क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर आया तो उसके नतीजे में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यानी कि दोनों वेव्स इन फेज हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर और क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आया है तो उसके नतीजे में हमारे पास ये आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो नेट रिजल्ट नो वेव, हमारे पास कोई वेव शो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, The frequency of a stretched string depends on its length. Give two other factors that affect the frequency of a stretched string. जो फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग की वो डिपेंड कर रही होती है उस स्ट्रिंग की लेंथ पे। दो और फैक्टर्स बताने हैं जो कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग की, उसका फार्मूला अगर आप देखें तो वो होता है F = 1/2 पाई √T/m। इसमें F फ्रीक्वेंसी है, 1/2 पाई कांस्टेंट है, T टेंशन इन द स्ट्रिंग है और M मास ऑफ द स्ट्रिंग है। फार्मूला शोज दैट टू अदर फैक्टर्स दैट इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी आर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। पहला क्या है? टेंशन। हायर टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी मेकिंग द पिच हायर। अगर स्ट्रिंग की टेंशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से पिच हाई हो जाएगी। दूसरी जो क्वांटिटी है वो m है। m क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। A string with higher mass per unit length will have a lower frequency resulting in a lower pitch। कि अगर mass per unit length जो है वो ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसके नतीजे में वेव की पिच भी कम होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, What are stationary waves? How are they produced? स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? स्टेशनरी वेव की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव भी है। ये वेव्स जो हैं ये अपीयर टू रिमेन फिक्स्ड इन स्पेस, स्पेस के अंदर फिक्स रहते हैं, कुछ इस तरह से हमारे सामने आती हैं कि ये ट्रैवल नहीं कर रही होती बल्कि अपनी जगह पे रुकी रहती हैं। इस वजह से उनको स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। और ये जो वेव बनती है इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको नोड्स का नाम देते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको एंटी नोड का नाम देते हैं। अब नोड्स क्या है? नोड वो पॉइंट होता है जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्स मिनिमम हो और एंटी नोड वो पॉइंट होता है जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। तो ये जो हमारे पास लाइन लगी हुई है स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन मीन पोजीशन पे, इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वेव के वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? नोड। और जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो हमारे पास एंटी नोड कहलाएंगे। They are produced by interference of two waves of the same frequency and amplitude traveling in opposite direction। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी कि stationary waves are produced by the interference of two waves of the same frequency and amplitude traveling in opposite direction। इसका मतलब क्या है
कि स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करें, इंटरफेरेंस का फेनोमेना हो, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो उसके नतीजे में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो उस केस में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एंटी नोड्स और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एंटी नोड्स पे, constructive interference at anti nodes and destructive interference is at nodes। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से एम्पलीट्यूड मिनिमम है। तो इसके नतीजे में हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव बन जाती है जिसको स्टेशनरी वेव का नाम दिया जाता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कहाँ पे स्टेशनरी वेव्स दिखाई देती हैं, तो अगर आप फ्रिज में किसी गिलास में या कप में दूध डाल के रखें तो फ्रिज की वाइब्रेशन की वजह से जो उस दूध के ऊपर वेव आपको नजर आती है वो स्टेशनरी वेव होती है, वो ट्रैवल नहीं कर रही होती, वो क्या है, स्टेशनरी वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, The pitch of sound emitted by siren of a moving fire engine appears to change as it passes a stationary observer। कि साउंड की जो पिच है जो कि एक सायरन से प्रोड्यूस हो रही है, और वो सायरन किस चीज का है, मूविंग फायर इंजन का है, वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को उस साउंड की जो पिच है वो डिफरेंट सुनाई देती है। इस फेनोमेना का नाम क्या है? विल द क्रू इन द फायर इंजन नोटिस दिस फेनोमेना? उस फायर इंजन के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, क्या वो इस फेनोमेना को नोटिस करेंगे? इसका रीजन देना है और इसके साथ साथ इस फेनोमेना की एप्लीकेशन भी बतानी है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात की जाए तो पिच जो है साउंड की उस सायरन की जो कि मूव कर रहा, जो कि फायर इंजन मूव कर रहा है, वो चेंज लगती है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को। इसका मतलब यह है कि एक फायर इंजन है जो कि मूव कर रहा है, आप यूं समझ लें फायर फाइटिंग वाली गाड़ी है जो कि मूव कर रही है। अब मूव करते हुए एक पैसेंजर जो है या कोई भी जो ऑब्जर्वर है वो फुटपाथ पे खड़ा है और ये फायर इंजन उसके करीब से गुजरता है। अब इसका सायरन जो है वो बज रहा है, तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है तो उसको सायरन की पिच जो है वो डिफरेंट सुनाई देती है। इसकी हमने रीजन बतानी है। सबसे पहले इस फेनोमेना का नाम क्या है? तो ये फेनोमेना जो है डॉपलर इफेक्ट है। अपेरेंट चेंज आ जाता है ना रिलेटिव मोशन की वजह से, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान जो रिलेटिव मोशन की वजह से अपेरेंट चेंज आता है फ्रीक्वेंसी में, उसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो डेफिनेटली पिच चेंज हो जाएगी, इस वजह से ये हमारे पास फेनोमेना क्या है, डॉपलर इफेक्ट है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट इसमें क्या पूछा गया है, विल द क्रू इन द फायर इंजन नोटिस दिस फेनोमेना? जो क्रू है फायर इंजन के में वो इस फेनोमेना को नोटिस नहीं कर सकेंगे। उसकी रीजन क्या है कि रिलेटिव मोशन जो है सायरन और क्रू के दरमियान वो कांस्टेंट है। रिलेटिव मोशन कोई कांस्टेंट है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहे, जबकि डॉपलर इफेक्ट में सोर्स और ऑब्जर्वर या सोर्स एंड लिसनर के दरमियान रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। जब रिलेटिव मोशन कांस्टेंट है तो इस वजह से जो क्रू है फायर इंजन में वो इस डॉपलर इफेक्ट को नहीं जान सकेंगे। ऑब्जर्व मतलब ये है कि उन्हें वो नोटिस नहीं कर सकेंगे इस फेनोमेना को। थस देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी फॉर देम, इस वजह से उन्हें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, कोई चेंज सुनाई भी नहीं देगा। थर्ड है गिव एन एप्लीकेशन ऑफ दिस फेनोमेना। इस एप्लीकेशन की, इस फेनोमेना की कोई एप्लीकेशन यानी कि डॉपलर इफेक्ट की कोई एप्लीकेशन बतानी है। तो एप्लीकेशन ऑफ द डॉपलर इफेक्ट इज ए radar speed guns used by the police to measure the speed of moving vehicles। radar speed gun है जिसकी मदद से हाईवे पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस वाले या मोटरवे पुलिस वाले जो गाड़ियां चल रही होती हैं उनकी स्पीड मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम रेडार स्पीड गन है, और वो डॉपलर इफेक्ट
को यूज करके उन गाड़ियों की स्पीड देख रहे होते हैं। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के 6 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने के लिए या किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।